हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ओके, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल। मेंडल ने जितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, देन उनका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और डाई हाइब्रिड क्रॉस था, और उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो मेंडलिज्म के अलावा जो थ्योरीज दी गई जो मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करती हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन 1। नेम द मेंडल्स फैक्टर एंड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। देखो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, कुछ आपको इजी लगेंगे, ठीक है, लगेगा कि तो बेसिक है, लेकिन यही कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इजी वाले, ये क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मेंडल ने किस चीज़ को फैक्टर कहा था और उनके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन ए, एलिल्स एंड जीन। देखो, एलिल इज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब क्या हो गया कि दो डिफरेंट, जैसे टॉल और डॉर्फ। ठीक है, तो टॉल के लिए कैपिटल टी है और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी है, तो ये दो एलिल्स हो गए जो कि किसके जो ले आता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी देखते हैं, जीन्स एंड एलिल्स। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। जीन्स ही था वो मटेरियल जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, एंड द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कम फ्रॉम द एलिल्स। ओके, तो और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 2. Heterozygote tall plants were crossed with dwarf plants. Then the percentage of dwarf plants produced in the next generation. तो heterozygote यहाँ पे सॉरी जाइगस होगा। ठीक है, जाइगोट टर्म हम लोग जाइगोट के लिए यूज़ करते हो। हेट्रोजाइगोट का मतलब होता है कि वो जाइगोट जब जाइगोट स्टेज में होता है इंडिविजुअल, तब हम हेट्रोजाइगोट यूज़ करते हैं, और अगर कोई इंडिविजुअल है मैच्योर स्टेज में, तब हम उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट अगर कोई है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसको क्रॉस किया जाएगा डॉर्फ प्लांट के साथ जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो डॉर्फ प्लांट तो केवल एक ही तरह का गैमेट बना सकता है, दैट इज़ विद द एलिल स्मॉल टी। वेयरएज हेट्रोजाइगस जो टॉल प्लांट है वो दो तरह का गैमेट बना सकता है। एक के पास होगा कैपिटल टी और अनदर गैमेट हैज़ अ स्मॉल टी। ओके, तो इस तरह से अगर आप पनेट स्क्वायर बनाते हो तो आप देखोगे कि 50% ऑफ द इंडिविजुअल आर डॉर्फ, वेयरएज द अदर 50% आर टॉल। ठीक है, तो इसको हम पनेट स्क्वायर से आप इजीली बना के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ भी है ताकि आप इजीली समझ सको। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
Question number 3. Gregor Johann Mendel was born in. So Mendel is known as the father of genetics और उनका बर्थ हुआ था इन ऑस्ट्रिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं. मैं जब स्कूल में थी तो मुझे कन्फ्यूज़न होता था ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में. सो याद रखो इट इज़ ऑस्ट्रिया. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Question number 4. The percentage of small b gametes produced by capital A, capital B, small b parents will be. ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक पेरेंट्स है जिनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है दो जीन के लिए. अगर उनके गैमेट्स बनेंगे तो स्मॉल बी वाला जो जीनोटाइप है उसका परसेंटेज बताओ. ठीक है, इजी. देखो यहाँ पे हमने डिस्कस करा है कि ये कितने तरह का गैमेट बना सकता है. ठीक है, तो ये 4 तरह का गैमेट बनाएगा ये जीनोटाइप जो है. और अगर आप एक फार्मूला भी पुट कर सकते हो, अगर आपको पता हो, बहुत लोगों को पता है ये फार्मूला, कि अगर हमें हेट्रोजाइगस पेरेंट्स का हेट्रोजाइगस जीन के लिए नंबर ऑफ गैमेट्स बताना होता है कि कितने तरह के बनेंगे, तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2⁴n. ठीक है, 2⁴n फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर. तो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस जीन पेयर कितना है, दो जीन है ना, एक A और एक B. तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2. तो अगर हम नंबर ऑफ गैमेट्स निकालेंगे तो 2⁴ इज इक्वल टू 4. तो यहाँ देख भी सकते हो 4 तरह के गैमेट बने हैं. और हमें पूछा क्या गया है, स्मॉल बी. तो स्मॉल बी कितना है, 1. मतलब 4 में एक हमारे पास स्मॉल बी है. तो हम कह सकते हैं कि 25% गैमेट्स जो होंगे वो स्मॉल बी जीनोटाइप वाले होंगे. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.
क्वेश्चन नंबर 5, अ क्रॉस ऑफ F1 विद द रिसेसिव पेरेंट्स इज नोन एज। ठीक है, तो F1 प्रोजेनी का क्रॉस अगर हम रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बैक क्रॉस, नहीं, बैक क्रॉस किसे कहते हैं? किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना उसे कहते हैं बैक क्रॉस। देन ऑप्शन बी टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज़ द करेक्ट आंसर। टेस्ट क्रॉस किया जाता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, कि F1 का क्या जीनोटाइप है ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर टॉल है, ठीक है, प्रोजेनी जो है F1 प्रोजेनी जो है वो टॉल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हेट्रोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है? मतलब उसके पास कैपिटल टी जीनोटाइप है या स्मॉल टी कैपिटल टी जीनोटाइप है। ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि रिसेसिव पेरेंट से, जो रिसेसिव पेरेंट है जिसके पास स्मॉल टी है, सपोज डॉर्फ कंडीशन है रिसेसिव पेरेंट का और उसके पास जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो उसके साथ जब हम क्रॉस करते हैं तो अगर सारे के सारे प्रोजेनी 100% टॉल आए, मतलब सारे के सारे प्रोजेनी टॉल ही आए हैं, तो क्या होगा? तो हम बता सकते हैं कि पेरेंट जो हमारा जिसे हम चेक कर रहे हैं वो क्या है? होमोजाइगस टॉल है। और तभी ना सारे कैपिटल टी, सारे गैमेट में क्या थे? कैपिटल टी था। ठीक है, और अगर हेट्रोजाइगस टॉल होगा हमारा जो F1 प्रोजेनी है, तो जब हम उसे क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ तो वो 50% टॉल प्रोड्यूस करेगा प्रोजेनी और 50% प्रोजेनी डॉर्फ होंगे। क्लियर? तो इस तरह से चेक किया जाता है कि F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है। क्लियर है? सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टेस्ट क्रॉस। Question number 6, two allelic genes are located on option A the same chromosome, B two homologous chromosome, C two non-homologous chromosome और D any two chromosome। ठीक है, तो पहले समझो एलिलिक जीन्स क्या होते हैं। एलिलिक जीन्स वो होते हैं जो एक कैरेक्टर को कैरी करते हैं। मतलब टॉल के लिए दो एलिल कौन सा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी एलिल। ठीक है, टॉलनेस के लिए जीन क्या है? कैपिटल टी जीन। मतलब अगर हम कहें कि टॉलनेस को कौन से जीन से हम डिनोट करते हैं, तो हम टी जीन से डिनोट करते हैं, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है? उसके एलिलिक जीन्स हैं। एलिलिक जीन्स हमेशा और हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो दो क्रोमोसोम्स जो जहाँ पे जीन्स सिमिलर पोजीशन पे सेम जीन सिमिलर पोजीशन पे सेम ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत का डीएनए सीक्वेंसेस का डिफरेंस होता है, उन क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे कि मेरे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 कॉपी है, एक मेरे फादर से आया है और एक मेरे मदर से आया है, तो दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन का ऑर्डर सेम होगा, सेम पोजीशन होगा, इसलिए उस क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म एलिल वॉज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए मॉर्गन, बी बेटसन, सी जॉनसन, डी मेंडल। सो मेंडल और मॉर्गन नहीं है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेटसन। इसको याद कर लेने का है, ये ज़्यादातर टीजीटी वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी बेटसन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू मेंडल। सो यहाँ पे हमें देखना है कि मेंडलिज्म में किस चीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। सो ऑप्शन ए प्योरिटी ऑफ गैमेट, नहीं, प्योरिटी ऑफ गैमेट मेंडल ने बताया था कि गैमेट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं, दे आइदर कैरी द डोमिनेंस एलिल और द रिसेसिव एलिल। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी तो मेंडल ने ही दिया था कि एक एलिल जो होता है वो दूसरे पे डोमिनेंट होता है और उसको सप्रेस करता है, कि दूसरा एलिल रिसेसिव एलिल होता है जिसका कैरेक्टर सो नहीं होता है, मतलब वो फिनोटाइप
बस होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करता है। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेंडल ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एलेल्स होते हैं डिफरेंट जीन के वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं इनटू द गैमेट, और कैपिटल टी का सेपरेशन स्मॉल टी के सेपरेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। उनके कहने का ये मतलब है। ऑप्शन डी दैट इज लिंकेज इज अ करेक्ट आंसर। मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की थी, जबकि लिंकेज क्या कहता है? लिंकेज वो फिनोमेनन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जीन्स इतने ही ज़्यादा क्लोज लोकेटेड होते हैं कि वो एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और एक साथ इनहेरिट होते हैं। समझ में आया? मतलब कभी क्लास में आपने देखा होगा कि दो लोग इतना साथ बैठते हैं कि वो जहाँ जाएंगे पास पास जाएंगे, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाता है लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पनेट स्क्वायर भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहा है, और इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन्ड बाय ए मेंडल। ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। बी बेटसन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि एलिल और जेनेटिक्स, ये जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो किसने दिया था? बेटसन साहब ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गार्डन पीज आर। ऑप्शन ए 10 पेयर, बी 7 पेयर्स, सी 20 पेयर्स एंड डी 5 पेयर्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जब हम लोग मेंडलिज्म स्टार्ट करते हैं और उसके इंट्रोडक्शन में भी बताया जाता है कि पाइसम सटाइवम दैट इज़ गार्डन पी में टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 7 पेयर्स कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और उस टाइम मेंडल को ऐसा लगता था कि जो 7 पेयर्स हैं वो 7 कैरेक्टर को कैरी करते हैं। ठीक है, बट ऐसा अभी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था? ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, पहले ये तो समझो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल गैमेट का फॉर्मेशन करता है तो दो एलिल्स होते हैं, हमें पता है, जिसमें से जो दोनों एलिल्स हैं वो उनका सेपरेशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब कैपिटल टी का सेपरेशन स्मॉल टी के सेपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। और एक बात कि एक गैमेट में एक ही तरह के एलिल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कराया था टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस, जिससे उन्हें F1 जनरेशन में केवल और केवल टॉल प्लांट मिले। ठीक, फिर उन्होंने जब सारे टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग मतलब F1 जनरेशन के सारे प्लांट में ही क्रॉस करवाया, तो उन्हें F2 जनरेशन में 3 तो टॉल प्लांट मिले लेकिन एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला। एक ड्वार्फ प्लांट का मिलना मतलब 4 में एक ड्वार्फ प्लांट का मिलना, या हम कहें कि 3:1 रेशियो में जो ऑफस्प्रिंग है उनका मिलना, ये दिखाता है कि F1 जनरेशन में भी स्मॉल टी एलिल प्रेजेंट था, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कैपिटल टी का, और वो सही सलामत F2 जनरेशन में खुद को शो कर रहा है। समझ में आया? तो इसे ही कहा जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट, मतलब कैपिटल टी मिक्स नहीं हो गया स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो मेंडल ने ये समझा कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक इंडिविजुअल में साथ में तो रहते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आती है तो वो सेपरेट होते हैं इंडिविजुअली और एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल्स आर। देखो यहाँ पे आप लोग जो है वो एलिमिनेट करके भी सही आंसर निकाल सकते हो।
ऑप्शन ए डोमिनेंस, क्रॉसिंग ओवर एंड सेग्रीगेशन। क्रॉसिंग ओवर मेंडलिज्म का पार्ट नहीं है, ये हम लिंकेज में पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देन बी डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मेंडल ने डोमिनेंस रेसेसिवनेस की बात की थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की थी, देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की थी। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ मेंडलिज्म में नहीं आता है, ठीक है। ये तीन चीज़ आप याद रखो कि लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन पोस्ट मेंडलिज्म में इंक्लूड किया गया है, मेंडलिज्म का पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर, ऑप्शन ए जीन, बी क्रोमोसोम, सी रिकॉन, डी म्यूटॉन, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? जीन। जीन क्या है? इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें प्यूरिन और पैरामिडिन के फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को पास डाउन होता है, ठीक है। तो क्योंकि जीन में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जीन के नीचे और कोई अगर हम कहें कि जीन के नीचे भी अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं क्या? तो नहीं, जीन ही क्या है? फिजिकल और केमिकल बेसिस है इनहेरिटेंस का, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही फिर ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा और वही प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं? जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जबकि रिकॉन क्या है? रिकॉन वो पार्ट होता है डीएनए का जो कि रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, और म्यूटॉन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन द म्यूटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जीन। क्वेश्चन नंबर 14, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन। सेल में अगर सारे जीन्स प्रेजेंट है तो हम उसे जीनोम कहेंगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल में, एक ऑर्गेनिज्म में जितने जीन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम। सेल में जितने जीन्स होते हैं सबको मिला जुला के हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, या डीएनए या आरएनए कहते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स होते हैं, जितने भी उनके एलेलिक फॉर्म्स होते हैं, उससे मिला के हम क्या कहते हैं? जीन पूल। मतलब सपोज़ करो कि एक पॉपुलेशन है और उसमें अगर 1000 मेंबर्स हैं, तो एक पॉपुलेशन किसका? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका जो पॉपुलेशन है, और हर इंडिविजुअल्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन के जितने भी एलिल्स प्रेजेंट होते हैं सबको जोड़ दो तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे, ठीक है। तो जीन पूल का कॉन्सेप्ट किसके लिए है? पहली बात तो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 15, inbreeding reduces, option A homozygosity, option B heterozygosity, C congenital defect, and D mutation. So inbreeding and mutations are not related. Mutation is a sudden change, अपने हो जाता है, और बहुत सारे मैटर्स हैं, बट इनब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं है। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कि फ्रॉम द बर्थ होते हैं, मतलब जब ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल फीटल डेवलपमेंटल स्टेज में होता है उसी टाइम पे ये डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया। देखो इनब्रीडिंग होता क्या है समझे, ये है मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, या कह सके कि मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स जो हाफ सिबलिंग या फुल सिबलिंग जो होते हैं वो एक साथ अगर मेट करते हैं तो उनसे क्या होगा? उनसे इनक्रीज़ होता है होमोजाइगोसिटी और डिक्रीज़ होता है हेट्रोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि होमोजाइगस कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन कम देखने को मिलेगी। और इसका इफ़ेक्ट हमें पता है क्या होता है कि अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ता है तो सर्वाइवल के चांसेस कम होते जाते हैं। मतलब अगर मान लो कैपिटल टी वाले सर्वाइव कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आई कि कैपिटल टी का डेथ होना होगा तो पूरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का एक साथ सफाया हो जाएगा। समझ में आया? कि सपोज़ करो कि कोई हीट रेजिस्टेंस प्लांट है
और सारे के सारे हीट रेजिस्टेंस प्लांट हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई सारे के सारे हीट नॉन रेजिस्टेंस प्लांट हो। तो अगर कहीं आग लग गई तो सारे के सारे प्लांट जल जाएंगे, मतलब स्पीसीज़ का ही सफाया हो जाएगा। समझ में आया? तो इनब्रीडिंग क्या करती है? रिड्यूस करती है हेट्रोजाइगोसिटी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और अगर प्लीज़ आपको कोई भी कहीं पे भी गड़बड़ लग रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं और आगे से डिफरेंट तरीके से समझाने के लिए ट्राई करूँगी। ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एलिलोमॉर्फिक पेयर्स इम्प्लाइज टू, सो यहाँ पे पी नहीं होगा। ऑप्शन ए, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, बी, अ पेयर ऑफ नॉन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, सी, अ पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड डी, एनी टू कैरेक्टर। देखो, एलिलोमॉर्फिक पेयर्स को हम सिंपली एलिल्स कहते हैं। एलिल क्या होता है? इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन that are located at the same position on a chromosome and control the same character। तो एलिल्स हम हाइट के लिए, हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर। और ट्रेट क्या हो गया? टॉल और डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ क्या है? एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो इसके लिए दो एलिल क्या है हमारे पास? कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आया? तो एलिलोमॉर्फिक पेयर्स क्या होते हैं? किसके लिए होते हैं? इट इज़ अ पेयर फॉर द contrasting trait. So the correct answer is option A. Question number 17. Genes located on same locus but having different expressions are. Easy peasy question है कि कौन जो जीन है वो सेम लोकेशन पर लोकेट कर रहा है लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब कि बहुत एकदम दुनिया वाला डिफरेंट नहीं होगा, मतलब दुनिया अलग डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा। हमें पता है ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलिल्स कहते हैं। और अगर ये एक से ज़्यादा नंबर में होते हैं तो हम इसे मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मल्टीपल एलिल्स। क्वेश्चन नंबर 18, लियोट्रोपिक जीन हैज़ ऑप्शन ए मल्टीपल जीनोटाइप, बी सिंगल फिनोटाइप, सी सिंगल फिनोटाइप एंड डी मल्टीपल फिनोटाइप। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मल्टीपल फिनोटाइप। प्लियोट्रोपिक जीन्स वे जीन्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोर देन टू और मोर देन टू फिनोटाइपिक ट्रेट्स को। और अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो हमें बहुत सारे ट्रेट्स में एक साथ अफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ। तो अगर हमें मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे हेरिडिटी तो इन्वॉल्व ही नहीं है। सेल से सेल बनेगा और इसमें सिमिलर सेल बनेगा। ठीक है। ऑप्शन बी, मियोसिस। हाँ, मियोसिस करने से क्या बनता है? गैमेट। और मियोसिस के बाद जो गैमेट बनता है और गैमेट फॉर्मेशन से हम सारे लॉज जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब क्या है? एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। ठीक है। तो गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि गैमेट्स क्या होते हैं? प्योर होते हैं। गैमेट्स के प्योर होने का मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एक जीन के दो एलिल्स सेपरेट होते हैं इंडिविजुअली। ठीक है। तो अगर डोमिनेंट एलिल है तो उसका सेपरेशन रिसेसिव एलिल के सेपरेशन को अफेक्ट नहीं करता है। समझ में आया? और ये दिया गया था अंडर द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो गैमेट या तो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट एलिल कैरी करेगा, या तो रिसेसिव एलिल कैरी करेगा। ठीक है। मिक्स कैरी नहीं करता है। समझ में आया? मिक्स क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, उसके पास डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल दोनों होते हैं। ऑर्गेनिज्म के पास डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल दोनों होते हैं, लेकिन गैमेट के पास या तो डोमिनेंट एलिल होगा या तो रिसेसिव एलिल होगा। हाइब्रिड कंडीशन मतलब मिक्स्ड कंडीशन नहीं होती है, और यह हमें पता चलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप वो भी बता सकते हैं। हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, दैट्स इट। फिर आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप अपना NCERT बुक अगर आपके पास है तो आप उसको पढ़ते रहो, और अगर नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें एक एक स्टेटमेंट में इतनी गहरी गहरी बातें होती हैं ना कि आप एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो ही आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी इंटरमीडिएट में तो मुझे भी चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो पीछे की कहानी जब समझ आने लगी तो NCERT भी समझ आ गई। तो वैसे ही आप जब NCERT बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अब फिर उसमें कोई भी किसी भी तरह का किंतु परंतु डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।